Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IS. And in the process, we are completing modern history through the most recommended book that is Spectrum. And हम Spectrum को कर कैसे रहे हैं? Through MCQ forms. If you are following this series that complete the whole modern history through MCQs, आप इसको देख रहे हैं तो we have reached to chapter number 14, chapter number 15 and chapter number 16. All the previous chapters have been done and dusted. तो अगर आपने पहली बार आप इसमें आया तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले से सॉल्व करें एमसीक्यूज को। यू विल लव इट। जिस हिसाब से हम एक अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं, हिस्ट्री को कनेक्शन में देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। यू विल लव इट एंड लेट्स सी। हमने अब आगे पढ़ते हैं ये सब, और हमने क्या पढ़ना है आज उसमें दैट हाउ स्वराजिस्ट इमर्ज, व्हाट हु वर दे एंड हाउ दे वर डिफरेंट फ्रॉम नो चेंजर्स। सोशलिस्ट आइडियाज डेवलप्ड 1917 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, उसके कैसे आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिले 1920s में इंडिया में। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पे हम गौर फरमाएंगे जो हमने पहले भी देखा था पिछले सेशन में। लेकिन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टू जनरली हम बोलते हैं इसमें, जहाँ पर भगत सिंह और ये सब लोग आते हैं, HSRA ये सब स्टेब्लिश होता है। आपने भगत सिंह मूवी देखी होगी, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिरता है, वो सब आता है। आपने आई होप पढ़ा भी होगा, बिकॉज दिस इज अ रिविजन सीरीज। तो यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन पे एम नहीं होगा, रेदर जो उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनके MCQ बना रखे हैं, उनको सॉल्व करने का हमारा ज़्यादा बड़ा एम होगा। साइमन कमीशन पे गौर फरमाएंगे 1928 और क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसकी कॉन्टेक्स्ट में नेहरू रिपोर्ट पे बात करेंगे। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1929 में शुरू होता है जो 1930 से, एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को देखने की कोशिश करेंगे थ्रू MCQs. All right, guys, thank you so much. If you are following this, I see the comments too, and they are like really appreciating and motivating. Sometime people are following, students are loving it. Let's go ahead. See, before going ahead, we'll just see what all we have studied till now. हमने just wait, huh? As usual, we will see what all we have tried to study. Okay. तो हम देखेंगे, हमने देखा था यार अपनी टाइमलाइन कैसे बढ़ रही थी और हमने कहाँ तक देख लिया था। हम 1920s तक पहुंच गए थे, ठीक है। 20 में थे हम, एक्चुअली 22 में थे हम, बिकॉज हमने चोरी चोरा कांड भी देख लिया था। 90 यहाँ हमने शुरू कहाँ से करी थी कहानी हमारी, 1498। कैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखी, हमने डिफरेंट यूरोपियंस को आते हुए देखा। देन वी सॉ हाउ इंग्लिश कॉन्कर्ड एवरीथिंग एंड established their role as a trading power, and then confined themselves into political power, and finally capturing the whole country and uniting the whole country. Uniting in what sense? Militaristically, administratively, and economically, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन देखा हमने, फिर हमने उसी टाइम पे कि जब यूरोपियंस ठीक है वहां पर आए तो, लेकिन उसमें इनसाइड में व्हाट वाज द इंडियन कंडीशन ऑन द ईव ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। यहाँ पर हमने 3 स्टेट्स लेटर मुगल जब वीक हुए तो देखने की कोशिश करी, उनको टूटकर सक्सेसर स्टेट बनी, इंडिपेंडेंट स्टेट बनी एंड न्यू स्टेट्स बनी, जिनमें हमने फॉर्मेशन ऑफ बंगाल, मैसूर, मराठाज, पंजाब, सिंध सब देखा। Then we talked about expansion, third, second, fourth, expansion and consolidation of British Empire। ठीक है, कैसे उन्होंने वॉर्स लड़ी, हर एक को, बंगाल को कैसे अनेक्स किया, इंग्लिश को कैसे इंग्लिश कह रहा हूँ, बंगाल और बाकी सारे को कैसे अनेक्स किया, वो हमने देखा। मतलब हम टाइमलाइन में यहाँ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं कि 1700 के अराउंड कैसे उन्होंने एनेक्सेशन करी, 1757 में कैसे शुरू करा उन्होंने सिलसिला, 1857 में कैसे एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसी जब ये पॉलिसीज चला रहे थे तो इन पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ वो हमने देखने की कोशिश करी। एज पीपल्स रेजेंटमेंट हमने डिफरेंट रेजेंटमेंट देखे, अपने सिविलियन देखे, ट्राइबल्स देखे एंड मिलिट्री वाले रिवोल्ट्स देखे हमने। Then we moved ahead and we saw what? We saw that revolt of 1857 took place। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट पावर सेंटर्स देखने की कोशिश करें, उनके लीडर्स को नाम याद रखने की कोशिश करी हमने।
फिर देन सिक्स्थ में हमने देखा रिफॉर्म्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हमने देखने की कोशिश करी गाइस। इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स देखे, ठीक है। सेवन में हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ, सेवन में सौ कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, एट में आईएनसी की फॉर्मेशन देखी, नाइन में हमने देखा एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस अपना कौन से थे, मॉडरेट्स, राइट। फिफ्थ में फिर टेंथ में हमने देखने की कोशिश करी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जो रेवोल्यूशनरी फेज आया बीच में, सूरत स्प्लिट वगैरह देखने की कोशिश करी हमने, हमने मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स देखने की कोशिश करी। ऐसे आगे बढ़ते चल के हमने गांधी का एडवेंट एंड उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सबसे पहले आईएनसी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो लास्ट क्लासेस में देखा। अब हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर्स में जिनमें हम फर्दर देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन के बाद जब रुक गया था 1920 में, अब क्या होने वाला है यार। अब सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि 1992 में सिनेरियो कुछ ऐसा होगा दोस्तों कि अब लड़ाई होगी तो स्वराजिस्ट वर्सेस नॉन चेंजर्स की होगी आईएनसी के भीतर। स्वराजिस्ट का कहना था यार हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, एंड उससे होगा क्या, उनका इंटेंट था कि ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे फंक्शंस को, हम पीछे बैठ के बाहर बैठ के कुछ नहीं कर सकते इतना इंपॉर्टेंट काम। इनका कहना था rather than participating in the British infrastructure we should outrightly reject them and constructive work में हम ध्यान देंगे, बिकॉज क्या पता पावर हमें नेशनलिस्ट एजेंडा पे काम ना करने दे। इनके हम लीडर्स लर्न करने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहानी सबको पता होगी, दोनों के लीडर्स लर्न करने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे स्वराजिस्ट में भी नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट एंड रिस्पॉन्सिविस्ट करके लीडर्स बाइफरकेट करते हैं ऑन कम्युनल लाइंस। देन वी विल सी हाउ जैसे रेवोल्यूशनरी फेज, और हम देखेंगे टू कैसे आता है, एंड वी विल सी यार कैसे सोशलिस्ट ट्रेंड आता है एक, और कैसे कम्युनिस्ट वाला एक फिलोसफी भी जनरेट होती है इंडिया में। We will see then in chapter number another chapter we will see Simon Commission and कैसे नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट was the response of British response, कैसे था कि भाई ब्रिटिशर्स बर्कनहेड बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं बना सकते, तो नेहरू रिपोर्ट उस चैलेंज पे खड़ा उतरा। पढ़ेंगे क्या क्या था नेहरू रिपोर्ट में एमसीक्यूज के थ्रू। तो ये ब्रॉड फ्रेमवर्क में हम काम करने वाले हैं, हम करीब करीब 1930 to 31 to 32 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर हमारी आरटीसी पे हम आज क्लास खत्म करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो एक टाइमलाइन में हम और आगे बढ़ेंगे, दैट विल बी अराउंड आज 1922 से 1932 का सफर तय करेंगे दोस्तों। ये एरिया भरेंगे हम, ये गैप भरेंगे, ऐसे करके हम 1947 तक का गैप भर देंगे, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप पढ़ेंगे 1947 से आगे, राइट गाइस। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब अप्रोच वैसे ही रहेगी यार, आप पॉज करोगे और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर आपको लगता है एक्सप्लेनेशन सुननी चाहिए तो सुनिए, अदरवाइज आप आराम से बैठ के देखिए इन्हें, आराम से बैठ के नहीं, मतलब विद कॉपी पेन रनिंग नोट्स कुछ बनाए, कुछ ना कुछ बनाए यार इस चैप्टर के, राइट। क्योंकि ये रैंडम नहीं है, ये स्पेक्ट्रम के ही हमने एमसीक्यू सीरीज बना रखी है ताकि आपकी स्पेक्ट्रम भी रिविजन हो जाए उसकी, ठीक है। Consider the following statements about Swarajist and no changers. Swarajists argued that parliamentary work would lead to neglect of constructive work. ये स्वराजिस्ट का आर्ग्यूमेंट था। और no changers argued that the councils could be used as an arena of political struggle. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो देखो यार, ये दोनों इंटरचेंज स्टेटमेंट है जो यूपीएससी भी काफी टाइम करता है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, यूपीएससी ऐसे इंटरचेंजेबल स्टेटमेंट्स लगाता है। तो स्वराजिस्ट आर्ग्यू कर रहे थे यार कि काउंसिल्स कैन बी यूज्ड एज एन अरीना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, वहां हम ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसी कर सकते हैं, कोई पॉलिसीज को रोक सकते हैं अगर हम वहां घुसेंगे तो। नो चेंजर्स कहते हैं कि यार पार्लियामेंट्री वर्क वुड लीड टू नेग्लेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान नहीं रहेगा, नेशनलिस्ट एजेंडा से खो जाएंगे, पावर हंगरी हमें अपने नेशनलिस्ट एजेंडा से हटा देंगे। तो करेक्ट ढूंढना है, तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है इनमें से, क्योंकि इंटरचेंजेबल स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिविस्ट लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर, ठीक है।
ये थे क्या, देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल इज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। दे कुड नॉट हेल्प टू सपोर्ट द पीजेंट कॉज इन बंगाल। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, करेक्ट ढूंढना है आपको, करिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है यार कि देखो रिस्पॉन्सिबिस्ट कौन थे। तो जब हमने देखा स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स आए, इनमें कंफ्यूज मत करना, चार्ट चार्ट बना रहा हूं मैं, नो चेंजर्स आए। स्वराजिस्ट में भी जब अंदर लोग गए ना तो उसमें भी एक डिफरेंस आ गया, किस लाइंस में, कम्युनल लाइंस में। जो लोग हिंदू इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे उन्हें रिस्पॉन्सिबिस्ट बोला गया, और जो बाकी नहीं कर पा रहे थे उन्हें नॉन रिस्पॉन्सिबिस्ट बोला गया। तो रिस्पॉन्सिबिस्ट में लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर आते हैं, आप याद रखिए, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्सिबिस्ट में मोतीलाल नेहरू को रखा गया, क्योंकि ये इनको एंटी हिंदू बोला जा रहा था उस टाइम पे कुछ सेक्शन के द्वारा, और कुछ सेक्शन के द्वारा इन्हें एंटी मुस्लिम बोला जा रहा था। पॉलिटिक्स का तो उसूल ही है यही, रिलीजन लाइंस, कम्युनल लाइंस में चलता है हमारा उस टाइम से। और ये वल्लभ भाई पटेल नहीं, वल्लभ भाई पटेल का रोल तो लेट आने वाला है यार, वो तो 1940s के अराउंड में चलते हैं हमारे इंडिया में। 1925 में विट्ठल भाई पटेल, याद रखिएगा, एज इट इज याद रखिए, विट्ठल भाई पटेल वाज द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो आंसर क्या होगा जब टू रॉन्ग है, तो टू ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 1 and 3, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद कास्ट मूवमेंट्स। कास्ट से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हो रही थी, कौन सी चीजें रिलेटेड है? यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इन तीनों के बारे में हमको पता होना चाहिए, इनके लीडर्स के बारे में भी पता होना चाहिए गाइस। तो आपको ध्यान में ये रखना है यार, देखो यूनियनिस्ट पार्टी कहाँ पर फॉर्म हुई, ये पंजाब में फॉर्म हुई, ठीक है। इसको फॉर्म करने वाले आप 2-3 नाम ध्यान में रख लें। पहला नाम आप ध्यान में रख लें, हयात खान को ध्यान में रख लें, ठीक है। फजली हुसैन, छोटू राम, सर छोटू राम, इन तीन को नाम ध्यान में रखिए। जस्टिस पार्टी का जस्टिस किसके लिए? जस्टिस ब्राह्मण के अगेंस्ट थी ये, साउथ में बन रही थी ये पार्टी, मद्रास में, दोनों की दोनों। ब्राह्मण्स का एक तो कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड ही है ना, ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा दबदबा बन रहा था, उसके अगेंस्ट बनी गई थी 1916 में। सी मुदल्लेर एंड आप और भी याद रख सकते हैं, टी एम नायर एंड त्यागराज, ये तीन इससे एसोसिएटेड है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में शुरू होता है, और आपको सबको पता होगा नेकर इससे एसोसिएटेड है, जिनको पेरियार भी बोलते हैं, राइट। ये भी एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, और बैकवर्ड कास्ट को अहेड उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का एक मूवमेंट था वो, ठीक है। इसमें ज़्यादा जानना नहीं है आपको, लेकिन तीनों की तीनों पता होनी चाहिए कब कब आई थी और कौन कौन से लीडर्स उससे एसोसिएटेड हैं। So 1, 2, 3 would be correct. With reference to Indian freedom struggle, consider the following statements. In Vancouver at Indian House, Shyamji Krishna Verma gathered a young Indian nationalist to organize revolutionary activities from outside India. Okay, Lala Hardayal set up Gadar Party in USA. करेक्ट ढूंढना दोस्तों। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, बहुत ही खास तरीके से, श्यामजी कृष्ण वर्मा वाज एसोसिएटेड विद लंदन, जहां पर उन्होंने इंडियन हाउस बनाया और एक जर्नल पब्लिश करी, द सोशियोलॉजिस्ट। ये हुआ सब कब हो रहा था? 1900s में, 1900 टू 1905 में, ठीक है। और वैंकूवर में नहीं, लंदन में। ये देखो, इससे एसोसिएटेड आपने रखना है, ये चीजें रिलेटेड होनी चाहिए कि आप एसोसिएशन कर पाए। लाला हरदयाल ने बिल्कुल गदर पार्टी, अब यहाँ पर ट्रिक हो सकती थी लेकिन नहीं है, यूएसए में ही फॉर्म करी थी, सैन फ्रांसिस्को। करेक्ट पूछा है, बी ओनली, क्योंकि 1 गलत है। HRA was founded in Delhi by Ram Prasad Bismil, J.C. Chatterjee and Sachin Sanyal. Indian Republic Army under Surya Sen conducted the Chittagong Armory raid, सूर्य सेन के अंडर। करेक्ट ढूंढना आपको दोस्तों। तो आपको यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक HRA के बारे में जो 1924 में फॉर्म होता है, और एक HSRA जो बनता है इसके बाद ही, जो 1928 में फॉर्म होता है, जिनको हमारे भगत सिंह जिनमें इन्वॉल्व होते हैं, और अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने बनाया होता है मिलके। ये हमारा बनाया गया है राम प्रसाद बिस्मिल, JC चैटर्जी एंड सचिन सान्याल, एज इट इज याद रखिए 3 बंदों को यार। इनका इंपॉर्टेंट क्या काम था? 1925 में काकोरी रॉबरी जो हुई थी ट्रेन की, वो इनका इंपॉर्टेंट HRA का था। HSRA बॉम्ब जो गिराए थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, मर्डर ऑफ सॉन्डर जो था भगत सिंह और उन्होंने किया था, तो ये एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का पार्ट था 1920s में। फाउंड ये दिल्ली में नहीं, कानपुर में फाउंड हुई थी, कानपुर। और ये 1930s में फिर ये बंगाल साइड में क्या चल रहा था हमारे, इस साइड में
सूर्य सेन के अंडर एक चिटागोंग आर्मरी रेड हुई, जो चिटागोंग ग्रुप भी बोलते थे इन्हें, सूर्य सेन के अंडर ही। तो दूसरा सही है, पहला गलत। तो आंसर क्या होगा? बी। द बुक द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब एज इट इज, याद रख लिए, ये किसने लिखी थी? भगवती चरण वोरा। एज इट इज याद रखिए यार, इसमें कुछ था, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। स्वराजिस्ट के बारे में देखिए, दे डिमॉन्स्ट्रेटेड द काउंसिल्स कुड बी यूज्ड क्रिएटिवली। वल्लभ भाई पटेल was elected speaker, ये तो अभी हमने करा है, तो आपने सही कर दिया होगा। They exposed the hollowness of the Montfort scheme. They outvoted the government several times with the help of their coalition partners. तो ये इनके सक्सेसफुल थे स्वराज के, मतलब किन किन में थे। तो आपने ये पकड़ लिया होगा यार, 2 तो नहीं है, विट्ठल भाई जी थे वो तो 2 यहाँ यहाँ ये नहीं हो सकता, तो 1 3 4 आंसर। सिर्फ एक ऑप्शन से भी आप पूरा, और यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस डालती है यार, आपको ध्यान में रखना है, यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस डालती है, इसलिए कोई आपकी कब नॉलेज कौन सी कब अप्लाई हो जाए आपको भी नहीं पता। तो इसलिए हम पढ़ने, जितना हमारी स्टैंडर्ड बुक में उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द कम्युनल फोर्सेस ऑफ द 1920s। लैंग्वेज वाज यूज्ड एज अ डिवाइडिंग फैक्टर्स। पंजाब हिंदू सभा अपोज द कांग्रेस for trying to unite Indians of all colors in a single faction. Punjab Hindu Sabha. There were different versions of communal tendencies which deterred any effective counteroffensive against communalism. Correct statement ढूंढना। तो आप ये देखो यार कि लैंग्वेज एक डिवाइडिंग फैक्टर यूज हो रहा था, बिकॉज हिंदी को उन्होंने एंटी मुस्लिम वाला वो दे दिया था, उर्दू को मुस्लिम्स वाला कलर दे दिया था। पंजाब हिंदू सभा फॉर्म हुआ था इसी चक्कर में, अपोज द कांग्रेस फॉर ट्राइंग टू यूनाइट द इंडिया ऑफ ऑल कलर्स इनटू सिंगल नेशन। हिंदू सभा एक कम्युनल वो थी। दे वर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कम्युनल टेंडेंसीज व्हिच डिटर्ड एन इफेक्टिव काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट। बिल्कुल सही, डी ऑल द ऑप्शंस है। Which of the following were the recommendations of the Simon Commission in 1927? Recommendation से पहले साइमन कमीशन को जान लेते हैं हम। देखो, जो 1919 में मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आए थे, उन्होंने एक प्रोविजन दिया था कि एक कमीशन फॉर्म होगी जो 10 साल बाद चेक करेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चल रहा है, उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है। उसी कॉन्टेक्स्ट में 1926-7 के अराउंड एक साइमन कमीशन फॉर्म करने की बात हुई। साइमन वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, जिसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में जो भी हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या क्या करने हैं वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या हुई? जो कमीशन बनी, इसमें जितने भी मेंबर थे 7 या 8, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। ओके, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि नेशनलिस्ट और जो लड़ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, जो कह रहे थे डोमिनियन स्टेटस दो, वो कह रहे थे यार आप लोग एज अ ब्रिटिशर्स फॉरेनर्स हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करोगे और उसमें कोई इंडियन ही नहीं है। सो प्रोटेस्ट शुरू होने लग गए डिफरेंट एरियाज में। सो एक प्रोटेस्ट इतना इंपॉर्टेंट था जो कि जिसमें इन्वॉल्व थे लाला लाजपत राय, एंड दे वर प्रोटेस्टिंग, एंड उनको लाठी चार्ज करके मार दिया गया ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। मार दिया गया क्या? उनको लाठी से बहुत बड़ी चोटें आई। नाउ इससे दुखी होके, मतलब इससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होके, अपने भगत सिंह एंड अपने जो सुखदेव थे, उन्होंने इनका मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, आपको फेमस होगा ये, 1928 में उन्होंने ये चीज की। 1928 में ही ये मरे। तो एक बदले लेने की उसमें कि भाई उन्होंने ये चीज किया, तो एक एक्सट्रीमिज्म को भी इसने जन्म दिया। दूसरी साइड में इन्होंने जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उसको जन्म दिया। दूसरी साइड में हमारे पास क्या आया कि भाई प्रोटेस्ट चल रहे थे, गो साइमन बैक गो के प्रोटेस्ट थे। और दूसरी साइड इन्होंने बोला यार, बर्किन हेड उस टाइम के हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोला कि इंडियंस आर नॉट केपेबल ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट दी। अब साइमन कमीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमने साइमन कमीशन की एक स्टोरी देखी मोटी मोटी, क्या थी? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ फेडरल वन, ये साइमन कमीशन ने बोला। लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी इलेक्टेड यूजिंग द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, प्रोविंशियल जो थी। The Indian government should have total authority over the Supreme Court. Separate electorate districts should be eliminated. Financial devolution was proposed such that the provincial government should delegate budgetary authority to municipal governments. तो आप इसमें ट्रिक्स देख रहे हो कहाँ कहाँ पर है। करेक्ट पूछा हमें, हमारी फॉर्मेशन वही है कि यार करेक्ट क्या है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, करेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे हम।
तो आपको ये देखना है कि यार ये बिल्कुल कहा गया था कि फेडरल वन बनाने की, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाने की कोशिश की गई थी कि पावर सेंटर दो होने चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी इलेक्टेड, ये कोई बात नहीं करी गई ऐसी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव टोटल अथॉरिटी ओवर, देखो ट्रिक कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट। कभी भी इन सब चीजों में ट्रिक नहीं होती, ये सब चीजों में ट्रिक होती है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में पूरी सुप्रीम अथॉरिटी लेने की बात हुई थी। आप यहीं पर साइमन कमीशन की प्रोविजंस भी रट रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या था। जस्ट सही मार्क करके आप आगे मत निकल लेना, एक बार समझिए भी क्या क्या प्रोविजंस थे। सेपरेट इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट शुड बी लिमिटेड, एलिमिनेटेड, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट लिमिट वो अभी भी चले थे और बहुत सारे उनको और दे दिया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। फाइनेंशियल डेवोल्यूशन वाज प्रपोज सच दैट अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड डेलीगेट बजटरी अथॉरिटी टू म्युनिसिपल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ कोई ऐसा प्रपोजल नहीं था फाइनेंशियल डेवोल्यूशन का। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, जब हमारा टू नहीं है तो टू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, तो वन एंड थ्री, तो मतलब एक दो भी पता है तो हम ऑप्शन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी हमारा एम ये भी है कि हम सारे प्रोविजंस को एक बार समझे भी, जो हमने स्पेक्ट्रम में पढ़े हैं उसको एमसीक्यू फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट था वो समझने की कोशिश करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्टर अम्बेडकर्स वर्क विद द साइमन कमीशन। क्या था डॉक्टर अम्बेडकर्स का वर्क साइमन कमीशन? ही आर्ग्यूड फॉर अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। Dr. Ambedkar demanded representation on the same basis as the Mohammedan minority to ensure political protection of the depressed class. Incorrect ढूंढना है दोस्तों, यहाँ ट्रिक है, फंस जाओगे नहीं तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये दोनों चीजें अंबेडकर जी ने मांगी थी तो सही है ये दोनों चीजें। उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मांगी थी और डिप्रेस क्लास के लिए भी सेम लाइंस में मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे मुस्लिम्स को मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट, वैसे ही वो चीज मांग रहे थे, सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर वर्कड विद साइमन कमीशन, तो डॉक्टर अंबेडकर हाईलाइट होने वाले हैं अब, जो कि 1946 से 49 में हमारा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं, जो आज तक खड़ा है, जिसको आज तक हम फॉलो करते हैं, और वो करीब करीब खड़ा ही रहेगा, और आई मीन उसमें प्रोविजंस में चेंज होते रहेंगे लेकिन वो बना रहेगा हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिकमेंडेशंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के बारे में बात कीजिए। नेहरू रिपोर्ट मैंने बोला था 1928 में आता है, मोतीलाल नेहरू बनाते हैं इन्हें विद द हेल्प ऑफ अदर डेलीगेट्स। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस बेस्ड ऑन सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस, ओके, जॉइंट इलेक्टोरेट विद सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, एडल्ट सफरेज फॉर एवरीवन एज अ फंडामेंटल राइट। करेक्ट ढूंढना है दोस्तों। तो आपको ये तीनों ही, आपको एज इट इज याद रखिए कि ये तीनों के तीनों मांगे गए थे। अदर देन दैट यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात भी हुई थी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंग्वेजेस को लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन की बात भी हुई थी, लिंग्विस्टिक बेस पे हम फॉर्मेशन करेंगे स्टेट्स का, वो बात भी हुई थी। तो डी विल बी द आंसर, सारे के सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, इट वॉज नॉट कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में ये मिलेगा तो उसमें फर्क होगा। डोमिनेंट स्टेटस ऑन द लाइंस ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में जो मिला था, ठीक है, वैसे वाला डोमिनेंट स्टेटस दे वर वांटिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिल्ली प्रपोजल्स ऑफ मुस्लिम लीग, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली प्रपोजल्स, दिल्ली पैक्ट में फर्क है। ठीक है, देखो दिल्ली प्रपोजल्स क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स, 1/3 representation of Muslims in Central Legislative Assembly, formation of 3 new Muslim majority province, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोर्ड। करेक्ट ढूंढना है यार आपको। तो आप देखो कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मांगे गए थे, क्योंकि ये वो पैक्ट साइन करने की कोशिश, पैक्ट भी नहीं, मुस्लिम लीग उस कांग्रेस के साथ जाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें इन्होंने बोला था जॉइंट इलेक्टोरेट्स पे हम मान जाएंगे, लेकिन ये चीजें पूरी होनी चाहिए कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, 33%, और न्यू 3 इनकी ये डिमांड्स भी थी। तो या तो चारों फुलफिल होंगी या तो एक भी फुलफिल नहीं होगी, ऐसा इनका डिमांड था। तो 1 नहीं होगा यार, 1 नहीं होगा तो बी ऑप्शन बचेगा हमारे पास। जॉइंट इलेक्टोरेट्स वर द डिमांड्स of the Muslim League in Delhi proposals. Consider the following statements about the amendments proposed by Jinnah to the Nehru report. 1/3 representation of Muslim Central Legislative Assembly, representation to the Muslim in Sindh Baluchistan legislature proportionate to their population. They were not accommodated in the Nehru report. करेक्ट ढूंढिए। तो देखो ट्रिक क्या है, अभी तो हमने 4 प्रपोजल्स कर लिए हैं पूरे पूरे। ट्रिक ये है कि सिंध और बलूचिस्तान में रिजर्वेशन नहीं मांगी थी, वहां तो मुस्लिम मेजोरिटी थे ही, तो प्रोपोर्शन के पॉपुलेशन में क्या था, यहाँ पर मांगी थी बंगाल और पंजाब में, वहां पर हमारी हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस भी हैं और मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस भी हैं दोनों। ठीक है, वहां पर तो इसीलिए प्रोपोर्शनेट टू देयर वो मांगी गई थी, तो 2 नहीं होगा, ऑप्शन बचेगा हमारे पास सी। ये देखो अब ये बना हमारे पास 4, 1 2 3
प्लस ये वाला 4, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, ठीक है। टोटल 4 प्रपोजल्स थे दिल्ली प्रपोजल्स में अपने, जो मुस्लिम लीग ने फॉर्म करे थे अंडर द गाइडेंस ऑफ जिन्ना। Consider the following statements about Jinnah 14 points. Jinnah के 14 points जो थे. It became the basis for all future propaganda of the Muslim League. No constitutional amendment by the centre without the concurrence of the state constituting the Indian Federation. Constitutional reforms in Punjab and Bengal. Correct ढूंढना दोस्तों। तो यहाँ पर ट्रिक देखो क्या, ये तीन दोनों पॉइंट थे लेकिन पंजाब और बंगाल में नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में एंड बलूचिस्तान में दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ध्यान में रखिए यहाँ ट्रिक है। 1 and 2 will be the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलकत्ता कांग्रेस सेशन 1928 में रिजॉल्व टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वो भी 1928 में, आफ्टर 1 year ऑफ अल्टीमेटम टू द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट डोमिनियन स्टेटस। कोलकाता कांग्रेस सेशन 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में अडॉप्टेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले तक गोल क्या था, डोमिनियन, अब गोल चेंज हो गया हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ध्यान रखिएगा गाइस। Which of the following statements are true? तो आपको एज इट इज ध्यान रखना है यार, यहाँ पर कलकत्ता से बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि अल्टीमेटम दिया था पहले 1 साल का, लेकिन कोई बात नहीं हुई तो उसके बाद 1929 में शुरू कर दिया डायरेक्टली ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल ले लिया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया था। ध्यान रखिएगा 1927 का सेशन भी एक बार देख लीजिएगा, अवधि में हुआ था। M.A. अंसारी उनके वो थे, क्या बोलते हैं, president थे। So C will be the answer. Consider the following statements about Gandhi's 11 demands that he sought from the government to carry forward the mandate given by Lahore Congress. It demanded the release of political prisoners. It sought to reserve coastal shipping for Indians. It demanded to reduce rand revenue by 70%. Correct ढूंढना दोस्तों। तो हमें ये ध्यान रखना है यार, 11 डिमांड्स जनरल इश्यूज में बूर्जुआ डिमांड एंड पीजेंट डिमांड में डिवाइडेड थी, कुछ डिमांड तो इनसे रिलेटेड डिमांड्स थी। तो पीजेंट में क्या आ जाएगा, ठीक है, पीजेंट की बात हुई तो पीजेंट की डिमांड तो उन्होंने करी थी, ये होगा। कोस्टल शिपिंग बूर्जुआ डिमांड, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स ये भी अपना जनरल इंटरेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ठीक है, आपको लग रहा है कि ये तीनों तो कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं, लेकिन प्रोविजंस देखो, पॉलिटिकल ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन 70% तक लैंड रेवेन्यू रिड्यूस कर दो, ये थोड़ा अब्सर्ड लग रहा है। 50% था, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो थर्ड नहीं होगा, थर्ड तीनों में है, तीनों नहीं होंगे, ए होगा, ठीक है। Which of the following with the personalities associated with them during the civil disobedience movement? के कलप्पन तमिलनाडु से एसोसिएट थे, सी राजागोपालाचारी मालाबारी से, चंद्र प्रभाकर सियाकनी उड़ीसा से, सुभाष चंद्र बोस बंगाल से, आसाम गोपाल बंधु चौधरी, और किससे कौन से एसोसिएटेड थे, मतलब मैच द फॉलोइंग करना है यार, ऐसे नहीं देखना, सॉरी, ठीक है। तो आपको ये पता है कि यार मालाबार में के कलप्पन थे, तो 2A, तो 2 का A कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो आप सीधा इनमें फोकस करो। 1 का हमें पता है B, तो 1 का कहाँ पे B, यहाँ D है, तो हट गया ऑटोमेटिकली, C आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये होता है कि किसी एक ऑप्शन को अगर हमें 2-3 ऑप्शन भी पता है तो हम बाकी को छोड़ दो, शॉर्ट पता होना इसे बोलते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, ऐसा है। थर्ड हमारा उड़ीसा वाज रिलेटेड टू गोपाल बंधु चौधरी। बंगाल किससे रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही। एंड आसाम में सियाकनी साइकनी, चंद्रप्रभा साइकनी। Khan Abul Ghaffar Khan founded the Khudai Khidmat Guards, a non-violent revolutionary tribe known as the Red Shirt Movements. ठीक है। कालका प्रसाद supported the civil disobedience movement known as the No Rent campaign. गांधी गीता तमिल ballad written by दुगिरला बालाराम कृष्णया, ये सही है गलत है, सही ढूंढना हमें। तो खान अब्दुल खान गफ्फार NWFP प्रोविंस में इसके अगेंस्ट CDM को सपोर्ट कर रहे थे, इन्हें खुद गए खिदमतगार इन्होंने फाउंड किए थे, ये नॉन वायलेंट थे, बिल्कुल सही। रेवोल्यूशनरी ट्राइब्स नोन एज द रेड शर्ट मूवमेंट्स, 1 सही है, तो 1 ये नहीं है यहाँ पर, 1 यहाँ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, ये तो NWFP चल रहा था, तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कालका प्रसाद सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नो रेंट कैंपिंग यूपी में चल रहा था, ठीक है, 2 भी सही है, तो 2 यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड क्या है, गांधी गीता इज ए तमिल बैलाड रिटन बाय, तमिल बैलाड नहीं है यार, ये तेलुगु बैलाड राइटर है ये, ठीक है। गांधी गीता तेलुगु बैलाड है, ये चीज किसने लिखी है, दुगरिला बालाराम कृष्णया ने, तो थर्ड नहीं होगा, बी होगा,
ठीक है। विजिट ऑफ साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन रेजोल्यूशन was adopted by INC at Lahore session. Deepavali declaration, Lahore conspiracy case, civil disobedience movement was launched. Who was the viceroy when these events took place? तो आपको इन तीनों में से किसी का तो टाइम पीरियड याद होगा यार। ये 1929 में हुआ, ये 1928-27 में हुआ। ठीक है, तो क्या चीज़ है, कब लॉन्च हुआ है? आई मीन सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुआ, तो कौन थे इस टाइम पे वॉइस रॉय? तो इसका मतलब आपको वॉइस रॉय पता होना चाहिए कब कौन से वॉइस रॉय आए थे, है ना, इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर हमारे यार इरविन थे, इनका टाइम पीरियड आप 26 से 31 याद रखें। 26 से 31 लॉर्ड इरविन थे, क्योंकि आपको अगर ये भी याद नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आपको गांधी इरविन पैक्ट से भी याद आ सकता है यार कि 1930s में तो गांधी इरविन पैक्ट शुरू हो गया था, तो उससे भी आप याद कर सकते थे। ये 1929 में हुआ, ये भी 1929 के आगे अराउंड हुआ। ठीक है। Which among the following is incorrect in context to the outcome of Gandhi-Irwin Pact? Incorrect पूछा है। It is a political agreement concluded by Mahatma Gandhi and Lord Irwin. The government agreed to withdraw all ordinances. The government agreed for public inquiry into police excesses during its suppression of the movement. The government agreed to permit the collection of salt by people near the sea coast. तो आपको ये देखना है यार, हाँ ये जो चीज हुई थी, ये भी चीज हुई थी, लेकिन ये नहीं हुआ था। पब्लिक इंक्वायरी करने के लिए इन्होंने वो कर दिया था कि भाई इतना नहीं कर रहे थे, बाकी सारी चीजें हुई थी। गवर्नमेंट एग्रीड ऑन दीज फ्रंट्स, और गांधी किस किस के फ्रंट में एग्री करे थे, वो भी ये गांधी का एग्रीमेंट था कि भाई ठीक है पब्लिक इंक्वायरी हम जिन जिन पे मतलब जिन्होंने नॉन वायलेंस यूज करा उस पर पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए, गांधी की तरफ से एग्रीमेंट था। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कराची सेशन कब हुआ, पहले तो ये याद होना चाहिए 1931 में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कांग्रेस स्पेल्ट आउट व्हाट स्वराज वुड मीन फॉर द मासेस। द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रीआइटरेटेड, रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। करेक्ट ढूंढना आपको। तो आप ये ध्यान में रखिए, तीनों के तीनों सही हैं। कराची सेशन में यही मांगी गई थी। कराची सेशन में जब गए थे गांधी जी, एक ध्यान में रखना कि यार तब हमने क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ने भगत सिंह, उनको फांसी की सजा भी सुना दी गई थी, तो एक उस वो था प्रोटेस्ट सा भी था उनके अगेंस्ट, ब्लैक फ्लैग लेके खड़े थे लोग, क्योंकि रेजेंटमेंट थी कि वो बचा नहीं पाए भगत सिंह वगैरह को, तो ये रेजेंटमेंट भी शो करी थी कराची में उस वक्त। द पीजेंट मूवमेंट इन बारडोली, गांधी इरविन पैक्ट, the passing of Indian official secrets act, महात्मा गांधी फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सभा। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे ही पूछती है, तो आपको पता होना चाहिए यार। 1904 में होता है ये तो ऑफिशियल एक्ट जो, सॉरी 1928 में बारडोली, इससे रिलेटेड है हमारे वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया 1932, ये 1931 में अराउंड 30-31, तो हुआ गया था 3, आपको ये पता है 3-1 एंड 2, 3-1-2 कहाँ है, ये रहा, और कहीं है 3-1-2 नहीं, तो यही एक ऑप्शन बचेगा। 3-1 भी आपको पता होता कि 3 के बाद 1 ही आएगा, तो फिर तब भी सही हो सकता था। Consider the following statements about the Round Table Conference. The first Round Table Conference civil disobedience movement came to an end in India. Second, third were merely held for negotiation about the system of government would have after attaining the dominion status. Government of India Act 1935 was a product of the negotiation held at the third Round Table Conference. Third RTC ended with the McDonald Award. Correct ढूंढना है। सपोज आपको 3 भी याद है कि यार 3 तो सही है, लेकिन 3 तो 3 ऑप्शंस में है, तो ठीक है आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। और यहीं एक ट्रिक भी है, अगर आपने जैसे ही इस पे गए और आपने देखा मैकडोनल्ड अवार्ड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सही कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यस गाइस ये थर्ड में नहीं सेकंड में हो गया था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हो गया था, तो ये थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आप थर्ड को रॉन्ग करोगे वैसे ही आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जल्दबाजी ना करें बस। ठीक है, मैं ये वाला बिल्कुल सही, 1935 में एक नेगोशिएशन था हमारा थर्ड आरटीसी का, फर्स्ट आरटीसी में हमारा सिविल डिसोबीडियंस केम एट टू एंड, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड नहीं किया था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया गया बाय आईएनसी, जिनको रिप्रेजेंट किया गांधी जी ने, उसके बाद गांधी जी लास्ट वाले में भी नहीं गए। Consider the following statements about the communal award. In the provincial legislature, the seats were to be distributed on communal basis. Except in Punjab, 3% of seats were to be reserved for women in all provinces. Depressed classes were to be accorded the status of a minority. The depressed classes were granted a double vote. Correct statement ढूंढिए दोस्तों।
तो आप ये देखो यार, ये वाली बात कहीं बहुत अब्सर्ड नहीं लगी, तभी मैंने क्वेश्चन मार्क्स भी लगाया कि यार रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल प्रोविंसेस ये बहुत अब्सर्ड है, टू नहीं होगा। जैसे टू नहीं होगा आप सीधा आंसर पे पहुंचते हैं। तो और ये चीज देख लीजिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में सीट्स कम्युनल बेसिस पे बोला था इन्होंने, डिप्रेस क्लासेस को डबल वोट की वो दिया गया, डिप्रेस क्लास को स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी भी दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हुई कम्युनल अवार्ड में, डिप्रेस क्लासेस से रिलेटेड ही था इसमें सब कुछ। ठीक है। Pune Pact 1932 was signed to grant separate electorates to depressed class, implement the recommendation of Second Roundtable Conference, take back of the civil disobedience movement. None of the above. Very important, very अच्छा क्वेश्चन है यार ये। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पूना पैक्ट, तो पैक्ट हुआ हुआ किसी का, किसका, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर का। क्यों, क्या डिफरेंसेस क्या थे यार? देखो बी आर अम्बेडकर सपोर्ट कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, गांधी वर अगेंस्ट इट, गांधी वाज अगेंस्ट इट, क्योंकि ये एक लाइन क्रिएट कर रहा था डिफरेंट, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी चीजों को, तो गांधी ने बोला ये डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज है, इसको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ और माना गया कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हराओ, जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात करी गई। तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ जॉइंट इलेक्टोरेट्स लिखा होता तो इस ऑप्शन सही हो जाता, तो यहाँ पर डी आएगा। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड जॉइंट इलेक्टोरेट में फर्क होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गांधीज हरिजन कैंपेन। गांधी का हरिजन कैंपेन के बारे में बताओ। गांधी इंटीग्रेटेड द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी विद दैट ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस एंड इंटरडाइनिंग। Gandhi blamed the Varna ashram to be the cause of untouchability. Gandhi's Harijan campaign included a program of internal reforms by Harijan. It was a political movement to alleviate the conditions of Dalits and untouchables. Correct ढूंढना यार। तो आप यहाँ देखोगे यार, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है कि गांधी बिल्कुल अनटचेबिलिटी रिमूव करना चाह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटरडाइनिंग अपनी अपनी वो है, इसमें वो दखल अंदाजी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने कभी नहीं बोला इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटर डाइनिंग के लिए। इन्होंने वर्ण आश्रम को भी नहीं ठहराया कि ये गलत है। इन्होंने बोला कि वर्ण आश्रम की अपनी क्वालिटीज हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बेस्ड है, मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया कि वर्ण आश्रम वो है। तो वन नहीं है, टू नहीं है, तो वन नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा, डी। ठीक है, एंड इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट टू एलिविएट द कंडीशन ऑफ दलित्स एंड अदर्स। ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, ये सोशल मूवमेंट था। तो फोर भी गलत, थ्री ओनली होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गांधीज एंड अंबेडकर्स आइडियोलॉजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, अच्छे से समझिएगा। तो गांधी एंड अंबेडकर की आइडियोलॉजी, कहाँ फर्क था, किससे रिलेटेड था? ये जब डिप्रेस्ड क्लासेस के ऊपर इन्होंने बात करी, उस पर फर्क था। देखो, गांधीज कंटेंट ग्राम राज इज द रियल इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस वाज एक्सेप्टेड एडवोकेटेड बाय अंबेडकर. Ambedkar propagated that there is nothing to be proud in Indian village system. Religion as an agent of social change was well accepted by both Gandhi and Ambedkar. The idea of the use of compulsion for social integration as well as social reform was accepted by Ambedkar. करेक्ट चीज ढूंढनी है इसमें। तो इधर देख रहे हैं यार कि ये गांधी जी बिल्कुल ग्राम राज को वो करते थे, विलेज असेंबलीज को ऑटोनॉमी देने की बात करते थे। आर्टिकल नंबर 40 जो है हमारा डीपीएसपी, उन्हीं के प्रोविजंस पे इंस्पायर्ड है, जो कि लेटर ऑन 1992 में मिला हमको एज अ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। वो सब ठीक है, लेकिन अंबेडकर ने कभी एडवोकेट नहीं किया। अंबेडकर ने बोला है जो गाँव हैं यही सबसे ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो यही फसाद की जड़ है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा वन ऑप्शन। जैसे ही आप वन ऑप्शन को गलत करते हो तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अंबेडकर प्रोपोगेटेड दैट देयर इज नथिंग टू बी प्राउड इन एन इंडियन विलेज सिस्टम, बिल्कुल सही। रिलीजन इज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज एज वेल एक्सेप्टेड बाय बोथ गांधी एंड अंबेडकर, बिल्कुल सही। द आइडिया ऑफ द यूज ऑफ कंपल्शन फॉर सोशल इंटीग्रेशन एज वेल एज सोशल रिफॉर्म्स, ये नहीं एक्सेप्ट किया था अंबेडकर ने, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 2 and 3 विल बी आवर आंसर। Consider the following sections of people: women, students, youth, tribals, Muslims, workers, peasants. ये हमारी सोशल स्ट्रक्चर देख रहे हो आप। ऐसे ही आपने कभी आंसर्स भी लिखने हैं ना मीन्स में, तो ऐसे ही लिखना, इनकी आइडेंटिफाई करो, इनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, क्योंकि डिवाइडेड ऐसे ही है पूरा सोसाइटी। वो अमंग द अबव डिडंट पार्टिसिपेट इन द CDM, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स। दोबारा देख लीजिए आप, कौन किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था? वुमेन ने किया था, स्टूडेंट्स ने किया था, यूथ ने किया था, मुस्लिम्स, वर्कर्स पीजेंट्स ने भी किया था। तो यार इसका क्या बोलते हैं, इनके ऑप्शंस में मत जाओ,
ये ऑप्शंस थोड़ा गलत हैं क्योंकि इन सब ने ही पार्टिसिपेट किया था अलग अलग पॉकेट्स में। ये सिर्फ ये इसलिए लिखा है क्योंकि आप सीडीएम में पार्टिसिपेट किन किन लोगों ने किया, सब लोगों ने किया, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन वो कम हो सकता है। जैसे मुस्लिम्स ने एनसीएम में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था वर्सेस सीडीएम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आप क्वेश्चंस में इसको ऐसे मत देखना, स्किप कर देना क्वेश्चन आप। ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। द मेथड्स इन्वॉल्व इन सीडीएम वर वायलेशन ऑफ लॉ, नॉन कॉपरेशन विद द फॉरेन रूल, वेयर एज एनसीएम विटनेस नो वायलेशन ऑफ लॉज एट ऑल। ऐसा था क्या? मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन सीडीएम वाज वे हायर देन द एनसीएम लेवल। ये तो डायरेक्ट गलत करो आप, तो टू जैसे ही गलत करोगे तो आपके पास आंसर भी आ जाएगा। कांग्रेस वर ऑर्गेनाइजली स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग द सीडीएम। बिल्कुल सही, तो आंसर विल बी सी। करेक्ट फाइंड आउट करना है हमें। तो यार वन में भी आपको डाउट हुआ ना, वेट, सी आंसर नहीं होगा वन में भी तो थोड़े ना, दो, क्योंकि दोनों में हमने वायलेशन ऑफ लॉज किए थे, तो वन भी आंसर नहीं होगा। तो देन नन ऑफ द अबव। सॉरी आई मिस दिस स्टेटमेंट यार। तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। करेक्ट, जिनका सही है बिल्कुल सही। जिन्होंने मेरी जैसी गलती करी कि जल्दबाजी में कर दिया, वो इस चीज को देखें कि जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ द अबव भी तो एक ऑप्शन है, राइट। तो हमने यहाँ तक किया यार इन क्वेश्चंस को। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा देखें, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो करने की कोशिश करें। And thank you so much for your patience. And if you are watching and listening actively, thank you so much for that. Take care.